हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीन लोग घूम रहे थे ना, चार लोग घूम रहे थे, बुक लेने गए थे चारों लोग। कौन सी बुक लाए हो? कौन सी बुक थी? नीट की कौन सी? अरे बुक का कोई नाम है? एमटीजी? एमटीजी पब्लिकेशन, यही है ना? नीट की उसमें क्या प्रैक्टिस सेट मंगवाया या पीवाईक्यू मंगवाया या सिलेबस बुक मंगवाया? सिलेबस बुक मंगवाया। तत्पर हो निकालने के लिए पेपर? नहीं, तभी तो लेने, कुछ बच्चे शौक में लेते हैं। जब नई नई बुक आप लोग ले लेते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कुछ दिन, उसके बाद बंद करके रख देते हो। तो वैसा नहीं करना है, बुक को खूब बेहतर पढ़ना है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बुक का पेज जब पलटो ना तो उससे भी आह की आवाज आए, हैं? बुक भी बोले कि नहीं अब ना खोलो भैया हमको। इतना पढ़िए, लगे कि हाँ उसके साथ आपने मेहनत किया है। हाँ, इधर अब ध्यान देना है। अब हमें बात करनी है, अनुगमन वेग पढ़ा है आपने? रहने दो, हाँ आ जाओ। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस दिन यहाँ छुट्टी बोली जाए, फिलहाल तो 2 दिन छुट्टी थी, वो एग्जाम था, नहीं तो हम क्लास आपके लेते। अभी ध्यान रखना, जो भी आपकी छुट्टी पड़े, हाँ दीपावली के दिन नहीं, उस दिन छोड़ करके छुट्टी 3-4 दिन की होगी ना, तो आज सर से परमिशन लेना, ठीक है? तो हम क्लास अरेंज करेंगे और अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे एक दिन में। कोई बात नहीं, हमें उसका नहीं करना, हमें यहाँ पे चलना है। इधर अच्छा, ध्यान देना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग होता क्या है? उससे पहले क्या हमने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में? नहीं बताया था? चलिए पहले उसको सुनिए, क्योंकि इसमें उसकी बात आएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एग्जाम में इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है ये भी आपसे पूछता है। तो ध्यान देना, चीजें हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको पता है। आपको मालूम है कि प्रत्येक परमाणु यानी हर एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनावेश। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? धनावेश होता है, इतना मालूम है। इसके चारों ओर जो ये ऑर्बिट बने होते हैं, कक्षाएं बनी होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, मालूम है? चक्कर क्यों लगाते हैं? न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड करते हैं, घूमते हैं। अब आपको मालूम है एक ही ऑर्बिट तो होता नहीं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा इन इलेक्ट्रॉनों पर काम करता है। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा चार्ज लगता है? कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। यानी आकर्षण बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बुक लाने गई हो, ध्यान रखना, इधर कोई आए या जाए तुमको इससे मतलब नहीं है। अब मुझे एक चीज बताना, आपने पीछे पढ़ा है कूलाम्स लॉ पढ़ा है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? घटेगा।
यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर वाली कक्षाओं में जाते जाएंगे, लगने वाला आकर्षण बल घटता जाएगा। ऐसा होगा। सबसे बाहर कुछ ऐसी भी कक्षाएं होंगी, कुछ ऐसे भी ऑर्बिट होंगे जिन पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसा होगा, क्योंकि घटता जा रहा है तो एक समय बाद शून्य भी होगा ना। तो जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल शून्य हो जाए वो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाए, यहां पर इन पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है, यानी वो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों पर, जिन कणों पर न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल शून्य हो, नाभिकीय बल यानी नाभिक का बल शून्य हो जाए, वो कौन से होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना होगा? ये कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स होगा, मीन्स नाभिकीय बल। इसका मतलब क्या है? नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो? 0। तो क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो पूरी कहानी सुनाई ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। ये आपको 12th क्लास में पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ जानना है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है। अब यहां पे ध्यान देना, अगर कोई कंडक्टर आप लेते हो, इसमें ढेर सारे एटम होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणुओं से ये कंडक्टर बना होगा, और परमाणु के जो नाभिक होगा इससे जो भी इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे वो तो चक्कर नाभिक के चारों ओर काटेंगे, लेकिन जो नाभिकीय बल से मुक्त होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पूरे चालक में कहीं भी घूम रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना, हम केवल इन्हीं की बात करेंगे। किसी भी चालक में, किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनियमित रूप से गति किया करते हैं, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को लेते हैं, अलग फिगर नहीं है, समझाने के लिए अलग बनाया है। अगर इसी कंडक्टर को उठा करके, इसी चालक को हम लेकर के किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, इसको जोड़ दिया, इसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया, दिख रहा है? जोड़ने पर क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहां से करंट फ्लो करोगे, करंट फ्लो होने पर, अच्छा करंट मैंने बोला था ना, करंट होती क्या है? पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा वही तो करंट होती है। तो यहां से करंट भेजने का मतलब क्या है? हर एक सेकंड में इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये तो मतलब हुआ। यानी ये सब जो घूम रहे थे, मान लो ये आवारा बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, ठीक, जैसे आपके स्कूल में टीचर बैठे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा टीचर गया, यहां से करंट रूपी टीचर गया, एंट्री मारी, सारे बच्चे राइट टाइम और सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिए, यानी जो काम था वो काम करने लगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तुरंत इसी उसी टाइम पे, और इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी। इसीलिए हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, ठीक उसी टाइम में बल्ब ऑन होता है। ऐसा नहीं कि वहां से ऑन किया, करंट जा रही, थोड़ी देर बाद बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं होता ना। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तुरंत ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। बस क्या होता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती।
इसका मतलब क्या है, ये अनियमित रूप से गति करते रहेंगे। इनकी दिशा क्या होगी, अनिश्चित या अनियमित आप कह सकते हो। अनियमित गति होगी, किसकी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यानी इरेगुलर होगा। हेलो, हाँ हाँ बताएं। हम तो अभी जीआईसी में हैं, बच्चे वहाँ महिला थाने में हैं। हम्म, तो आप जा रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, आप पहुँच के हमें फ़ोन करना है। ठीक। हाँ, ध्यान रखना। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, एक तरह से ये आवारा, इनको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ये अनियमित रूप से घूम रहे थे, लेकिन जैसे आपने इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, करंट फ्लो होने पर ये सब एक निश्चित दिशा में और निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को ही अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, ये होगा अनुगमन वेग। हाँ बताएंगे भी, पर्टिकुलर की स्पीड भी होती है? इसी को अपवाह वेग भी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में तो एक ही नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को अपवाह वेग भी बोलते हैं, अनुगमन वेग भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से हिंदी में इसको जानते हैं। ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान देना, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें अगर आपको लगे जो चीज लिखाना है वो चीज बता दीजिएगा तो हम लिखा देंगे, फिर भी कोशिश करते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट है वो हम फिगर में इंडिकेट कर दें। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो हो जाएगा अनुगमन वेग, और यहाँ पे कैसा था, अनियमित वेग था, यानी अनियमित गति। कब, जब बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, और जिस कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं उसका एरिया कैपिटल A है। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v है और सफिक्स में d है। ठीक है, सफिक्स मतलब छोटा सा d। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। ठीक है, हा? अभी बनेगा, अभी तो हम बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं उनका वेलोसिटी कितना, उनका वेग कितना है, vd है। इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। कंडक्टर का एरिया कितना है, a है। तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा flowing current in conductor I is equal to NEA into VD। ये ध्यान रखना, ये इसका फार्मूला होगा। I क्या है, A क्या है, VD क्या है, N क्या है, सब कुछ मालूम है फिगर में। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। A क्या है, क्षेत्रफल हो गया। VD अनुगमन वेग हो गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया में अगर फ्लो हो रहे होंगे, एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तो एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन जितने प्रवाहित होंगे उसको बोला जाएगा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। यानी क्या बताएगा, पर्टिकुलर एरिया में निश्चित क्षेत्रफल में जितनी धारा बह रही है वो कौन सी है, उसका नाम दे दिया गया धारा घनत्व। अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा, यूनिट एरिया में प्रवाहित धारा यानी करंट I को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कहते हैं।
और इसको भैया जे से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, धारा घनत्व करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, अब तो बता सकते हो, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, यूनिट एरिया में बहने वाली करंट को ही बोला जाएगा करंट डेंसिटी। अब यहां से देखिए, जो ऊपर फार्मूला आपने पढ़ा था, ये आपसे ये भी पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, आई और वीडी में रिलेशन क्या होगा, तो आपको यही चीज बोलना है, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वीडी। इसके बाद हम यहां से धारा घनत्व के लिए फार्मूला इसमें नया बनाने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है, चूंकि आई इज इक्वल टू क्या है, एन ई ए इंटू वीडी है, यहां से आई और ए को इधर ट्रांसफर कर लो, अपॉन में आ जाएगा, क्या बचेगा, एन ई इंटू, और आई अपॉन ए हमारा होता है करंट डेंसिटी मींस जे, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू वी डी। तो ये रिलेशन किसमें हो गया, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। अगर आपसे पूछे अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, करंट डेंसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, अच्छा दिख रहा है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है, यानी करंट के फ्लो होने की क्या कंडीशन होगी, कब करंट ज्यादा फ्लो होगी और कब करंट कम फ्लो होगी। इसका बेसिक रूल तो आपको पहले ही पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट उतनी ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पर यूनिट एरिया में उतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। तो यहां पे बात करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, तो आपको मालूम है वैद्युत चालकता किस पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। अच्छा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतनी ही कम होगी। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने कहा कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया वैद्युत प्रतिरोध का जो उल्टा होगा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते हो, उल्टा, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, वैद्युत चालकता बोला जाएगा। सिग्मा से इसको इंडिकेट करेंगे। द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम उल्टा, किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल आर, शॉर्टकट में लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या बनेगा, 1/, बनेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
ओम इनवर्स हो जाएगी, उल्टा होगा। दूसरा आपने पढ़ा था R इक्वल टू वी अपॉन आई से निकाला था, वोल्ट पर एम्पियर निकाला था, तो यहां पे क्या हो जाएगी, एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगी, बनेगी। डायमेंशन क्या होगी इसकी, मीन्स वीमा, इसी की यूनिट और इसकी डायमेंशन क्या होगी। क्या आपको आर की डायमेंशन मालूम है, नहीं मालूम। ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, उल्टा करो तो जो m की पावर +1 थी यहाँ -1, l स्क्वायर था l की पावर -2, t की पावर -3 थी तो +3, a की पावर -2 थी तो +2, उल्टा कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये हो गया। दूसरी चीज है, आप बताएं, आपने कहा था कि वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वैद्युत चालकता क्या होगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव क्या होगा इसमें, फॉर सिग्मा, सिग्मा के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी सी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा था ना। चलो साथ साथ लिख देते, ताप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना। अब आप बताइए वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी आपको मालूम है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है, जितना वर्क करोगे उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, यानी वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज जितना ज्यादा वर्क करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, वही वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ये आपने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला क्या था वैद्युत विभव का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, याद है, वैद्युत विभव का फार्मूला है। तो यहां से W क्या, यही तो वर्क हुआ, चार्ज को ले जाने पे इतना वर्क हुआ, और यही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाएगा। यही वर्क इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। W इक्वल टू क्या बनेगा, V इंटू क्यू बनेगा। तो यही हो जाएगी वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पीछे आपने इसी में पढ़ा Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, वैद्युत धारा का फार्मूला, इलेक्ट्रिकल करंट का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। यहां रख दीजिए तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा, V, Q के प्लेस पे IT। तो भैया ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला ये हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कैपिटल R, ध्यान देते हुए चलिएगा। ये V की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें क्या बनेगा, V के प्लेस पे अगर हम आई आर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी बनेगा। ये अनदर फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये कब यूज करोगे, जब करंट और रेजिस्टेंस होगा विद टाइम। ये कब यूज करोगे, जब करंट और पोटेंशियल होगा विद टाइम, टाइम के साथ में, सब अलग अलग कंडीशन है। अच्छा यहीं से ओम्स लॉ से बताइए आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से आई इज इक्वल टू वी बाई आर बनेगा। ये V बाई आर की वैल्यू यहां पुट करिए, आई के प्लेस पे क्या बनेगा, तो आई के प्लेस पे रखेंगे V बाई आर,
स्क्वायर लगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या है, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर टी बाई आर बचेगा। ये फार्मूले किसके हैं, वैद्युत ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हो गए। सभी की यूनिट क्या होगी, क्योंकि एनर्जी है तो जूल होगी। सीजीएस में, सीजीएस में क्या होती है, आर्ग। ये आपको पहले से मालूम है। जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, एक जूल में कितने अर्ग, 10⁻⁷। आप लोग इसी में गलती कर दोगे। अगर आपसे पूछेगा 1 जूल में कितने अर्ग, तो कोई माइनस लगाएगा, कोई प्लस लगाएगा, क्यों। और वहीं पे अगर पूछेगा 1 अर्ग इक्वल टू कितने जूल, ये हो जाएगा। आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि तुम लोगों ने रटा हुआ है उस चीज को। 1 जूल में इतने अर्ग और 1 अर्ग में माइनस हो जाएगी पावर, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर होके आएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इसमें और कुछ, हाँ, ये जूल में है। नोट पॉइंट, आपको मालूम है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई किसी कंडक्टर में फ्लो होगी तो हीट भी जनरेट होगी। और हीट में आपने पढ़ा है कि, आपने एक हेडिंग पढ़ी थी, हीट इक्विवेलेंट वर्क डन, ऊष्मा तुल्यता वर्क पढ़ा था आपने, कार्य या कार्य ऊष्मा तुल्यता संबंध पढ़ा था। यानी ऊष्मा और कार्य बराबर होते हैं। आप बताइए, जैसे आपको दौड़ना हो, जितना ज्यादा दौड़ोगे बॉडी से हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी, यानी वर्क इक्वल टू हीट भी हो जाएगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। इन सब की यूनिट क्या है, जूल। अगर इन सभी को, जो W इक्वल टू वी आई टी है, आई स्क्वायर आर टी है, और वी स्क्वायर टी बाई आर है, अगर इन सबको हम डिवाइड कर दें 4.2 या 4.18, दोनों सेम होते अप्रॉक्सीमेट, इससे डिवाइड अगर हम कर दें तो ये बन जाएगा कैलोरी में, ठीक है। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 4.2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, एक कैलोरी में कितने जूल, या एक जूल में कितने कैलोरी। सामने वैल्यू लिखी है 4.2। चलो बताओ, अच्छा रिलेशन भी लिख दे, तुम लोग सोच रहे हो क्या है रिलेशन। एक कैलोरी में कितने जूल, 4.2 या फिर 4. ये नियर अबाउट का साइन है। प्रैक्टिकली 4.18 होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 4.2। इतना जूल। अब जूल से जब कैलोरी बदलना है तो ये वैल्यू इधर आएगी, अपॉन में आ जाएगी ना, अपॉन में आ जाएगी, वही तो किया यहाँ पे। और कैलोरी से जूल बनाना हो, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको भी ध्यान रखना है। इसी से वैद्युत ऊर्जा जब यूनिट टाइम में खर्च होगी, यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी, वैद्युत शक्ति हो जाएगी। आप बताइए, पावर का फार्मूला मालूम है? वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी परिपथ में क्या होगा,
परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य किसके द्वारा कार्य होगा? आवेश के द्वारा। जब आवेश होगा तभी तो वैद्युत शब्द आएगा। आवेश द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, यहां भी ऐड कर लो बाई चार्ज। तो पावर फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू, यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। दूसरी क्या होती है? वाट। अरे वो बड़ी यूनिट है भवानी, किलो वाट नहीं, पहले वाट बोलो। तो जूल पर सेकेंड या फिर वाट। और कोई फार्मूला बनाया? और कोई यूनिट मालूम है पावर की? नहीं मालूम। फॉर इंस्टेंटेनियस पावर या इंस्टेंटेनियस टाइम में, यानी कि क्षणिक समय में, किसी पर्टिकुलर सेकंड में बोला जाए पावर, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? dW अपॉन dt, डिफ्रेंशिएटिव वैल्यू हो जाती है। और वर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मालूम है? इन्होंने कहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख लें? एस लिख लें, एफ इंटू एस। मालूम होगा आपको, W के प्लेस पे एफ इंटू एस। अब इसमें से F को हमने बाहर कर लिया तो बनेगा ds बाई dt। ds क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? अरे विस्थापन बड़े समयांतराल पता है नहीं ना, तो ये भी ध्यान देना। F इज इक्वल W इज इक्वल टू आपने क्या रखा था? F इंटू एस रखा है। ये वेक्टर F इंटू वेक्टर एस, और इसको जब आप ब्रेक करते हो तो एफ एस कॉस थीटा भी होता है। तो थीटा के केस में हमने इसको यूज किया है। अगर थीटा होगा तो यही क्या बन जाएगा? तो यही एफ वी कॉस थीटा भी बन जाएगा। कब? जब फोर्स किसी एंगल पर लगाया जाएगा। आप बताइए यहां से पावर की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो एक पावर की ये भी यूनिट हो गई। ऐसे आप बनाओगे ना, कई सारी बन जाती, इसीलिए आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए पावर का जो बेसिक फार्मूला है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में क्या फार्मूले डेवलप होंगे। P इज इक्वल टू W अपॉन टी है ना। W के आपने कितने सारे फार्मूले पढ़े, ये सब यहाँ पे उठा के रख दो W के प्लेस पे। तो पहला तो हमारे पास है VIT, रख दिया, अपॉन में क्या है? फिर W के प्लेस पे दूसरा फार्मूला रखो I स्क्वायर RT। हम सब इकट्ठे यहाँ पे निकाले दे रहे हैं। तीसरा क्या था? V स्क्वायर T बाई अपॉन में T होता है। तो देखो हर जगह से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये सारे फार्मूले कौन से हो गए? इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले हो गए। कब कौन सा यूज होगा सब कुछ आपको मालूम हो रहा है ना। नोट पॉइंट है, पावर की यूनिट आपने पढ़ ली है तीन तीन। अब यहां से आपको मालूम है इन मैकेनिकल में बताइए यूनिट क्या होती है? अश्व शक्ति बोलते हैं ना, हॉर्स पावर। तो बताइए 1 अश्व शक्ति में कितना पावर होती है? 746। 1 HP
जैसे कोई हम इंजन खरीद के लाते हैं कोई गाड़ी, तो उसमें पूछते हैं कितने एचपी का इंजन लगा है, तो वही है एचपी का मतलब हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट पावर होती है, यानी एक जो वयस्क जो घोड़ा होगा इतनी पावर होती है 1 एचपी के बराबर। इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदना तो उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना, अब तो इलेक्ट्रिक से बोलते हैं 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, कितने किलोवाट की मोटर चाहिए आपको, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एचपी में। जैसे समरसीबल लगवाते हो तो पूछ रहे कितने एचपी का है, कोई इंजन खरीदते हो कितने एचपी का है, कितने हॉर्स पावर का, ट्रैक्टर खरीदते हो उसमें पूछते कितने हॉर्स पावर का है ना। तो वहां पे यूज होता है, क्योंकि वो सब मैकेनिकल चीजें होती है, तो वहां पे यूज होता है अश्वशक्ति हॉर्स पावर। और इससे बड़ी यूनिट है वाट में, किलोवाट होती है, मेगावाट होती है ना। मेगावाट कहाँ यूज होती है, इलेक्ट्रिकल में यूज होती है, बोला था। बड़ी जब पावर सप्लाई होती है, बड़ी लाइन होती है, वहां पे मेगावाट में करंट होती है। जो पावर हाउस होते हैं वहां पे जो बिजली जनरेट होती है वो मेगावाट में होती है ना। है सर्वाइकल की समस्या हो गई भाई, ये बहुत दर्द कर रहा है इधर से, 2 घंटे से बहुत बढ़ गया, आज ही हुआ है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद जल्दी से। और ये जो लोग बाद में आए थे, बाद में कौन आया था, कामनी सिंह आई ना, लालती आई हैं, सानिया आई हैं, और मेनका, और अक्षर पटेल, वैष्णवी, वैष्णवी गौतम, और 3 लोग हैं नीट में ही, जेई में। तुम्हारा क्या नाम, आमीन। तुम दोनों लोग तो जेई में हो। अक्षर पटेल और तुम्हारा आदर्श, अनस रजा, और कोई, कीर्ति तुम्हारा नाम नहीं लिखा, फॉर्म जमा किया है, नाम लिखे दे रहे हैं आज से। कब से आ रही हो, हैं मंगलवार से। सर से ग्रुप पे नंबर ऐड करवा लें, जिनका नंबर नहीं ऐड है वो ऐड करवा लेंगे, क्योंकि उनको क्लास की सूचना नहीं मिल पा रही होगी, कब किस टाइम कौन सी क्लास होती है। इलेक्ट्रिकल पावर हो गई ना। इसके बाद बात करते हैं किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसको भैया यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट मतलब जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटे में अगर विद्युत सप्लाई 1 किलोवाट खर्च हो रही हो तो क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा होगा। 1 घंटे में
1 किलोवाट में विद्युत शक्ति, यानी 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो क्या होगी, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशंस 1 किलोवाट इन 1 आवर, 1 घंटे में खर्च होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, कितने जूल इसमें एनर्जी होती है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो हम पूछ रहे हैं 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे। किलो शब्द का मतलब ही होता है 1000, तो हो गया 1000 वाट। और 1 आवर में सेकंड कितने होंगे, क्योंकि टाइम को भी कन्वर्ट करना है, 3600 सेकंड होंगे ना। कितने जीरो हैं, तो 36 इंटू 5 वाट सेकेंड। भैया एक चीज और ध्यान देना, एनर्जी निकल रही ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वैद्युत ऊर्जा का एक मात्रक ये भी हो गया, एक यूनिट ये भी हो गई, वाट सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो 3.6, यहाँ 10 की पावर हो जाएगी 6, और वाट सेकेंड जूल। तो याद रखना 1 किलोवाट आवर में इतने जूल एनर्जी होती है। एंड नंबर ऑफ यूनिट, अगर यूनिटों की संख्या निकालनी हो तो कैसे करेंगे। पावर, यहां पे पावर का फार्मूला जैसे किलोवाट है, किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे वाट में। पावर की यूनिट क्या होती, वाट होती है। तो हमें भैया चाहिए वाट चाहिए, यानी सिंपल आपने जो पावर का फार्मूला पढ़ा VIT लिख दो, और वाट को किलोवाट बदलना है तो 1000 से डिवाइड। चाहे ये फार्मूला आप लगाओ नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए, और चाहे VI, आप जानते हो P बराबर VI होता है ना, अभी उधर निकाला है ना, P इक्वल टू VI पावर का फार्मूला, तो इसको हम P भी लिख सकते हैं इंटू T अपॉन 1000। लेकिन ध्यान रहे जो P होगा ये वाट में होना चाहिए और टाइम घंटे में होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे यूनिटों की संख्या। समझ गए। क्या हुआ, तानिया वाला गेट खोलो, उठो, मुंह ना बना चार कोने का। ये मालूम हो गया। अच्छा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज दैट, देखो कैसे निकालना है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपके घर में बल्ब 5 है और एक बल्ब मान लीजिए कि 10 वाट का है, ठीक है। आपको घर में चेक करना है इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो टोटल कितने वाट आप खर्च कर रहे हो। मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक, जैसे जनरली घर में चलते सामान। तो मान लीजिए आपके घर में बल्ब कितने, 5 हैं, एक बल्ब कितने वाट का है, 10 वाट का है, तो 5 बल्ब कितने के होंगे, तो ये हो गया 50, यानी बल्ब जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। एक मान लीजिए हो गया फ्रिज, फ्रिज 1 हो गया। एक फ्रिज मान लीजिए कि ये आपका एक ही फ्रिज है और ये 300 वाट का है, कितना हो जाएगा, 300 वाट का हो गया। मान लीजिए आपके घर में फैन, 4 फैन है, ऐसे मान लीजिए फैन कितने हो गए, 4। एक फैन मान लो 50 वाट का है, तो 4 फैन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 200 वाट के हो जाएंगे। एक मान लीजिए आपके घर में समरसिबल है ना,
एक समरसीबल है कितने वाट का होता है, मान लेते हैं 1 किलोवाट का, है ना, लगभग 1 किलोवाट का होता है छोटा वाला। 1 किलोवाट का मतलब कितना, 1000 वाट, तो ये हो गया 1000 वाट। बस करें सामान और बढ़ा दें, फिलहाल आपके घर में इससे ज्यादा सामानें होती है ना, और क्या बढ़ा दें, कूलर मत चलाओ क्योंकि भैया ठंडी में वो कहाँ चलाओगे, एसी सबके यहाँ नहीं होती। चलो हम इतना ही, ठीक, इतना यूज करके देख लेते, कितना इतना यूज करोगे कितना बिल आएगा। मान लो ये सारी सामान आप घर में चला रहे हो, 10 घंटे आप चला रहे हो, ठीक, अब पर डे 10 घंटे चला रहे हो सारी सामान को, तो 1 महीने में कितनी बिजली का बिल आएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, यहां रखोगे पावर, पावर कितनी टोटल है सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 550, यानी 1500, कितना लिख दिया, ठीक लिखा है, 10,000 लिख दिया, जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है। 1550 टाइम कितना है पर डे का, और निकालना है हमें महीने भर का बिजली का बिल, 30 से मल्टीप्लाई, तो भैया 1 2 3 जीरो खत्म हो गए, 155 इंटू में 3 कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 3 1 जा 3 1, इतने यूनिट। अब मान लो 1 यूनिट का बिजली का बिल मान लो 5 रुपया है, ठीक, अरे ठीक है, 2.5 रुपए से स्टार्ट होता है बिजली का बिल। देखो आपको यूज करना भी बता दे, क्योंकि घर में हो सकता है किसी के यहाँ कम पावर का लगाओ मीटर, लेकिन बिल ज्यादा आ रहा हो, कैसे बढ़ा के देते हैं। मान लीजिए होता है क्या, अमूमन तौर पे जनरली घरों में 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है, नॉर्मली घरों में। अब 1 किलोवाट का कनेक्शन है, अब आप लोग क्या करते हो, मान लो घर में आपने समरसीबल चला दिया, 1 किलोवाट से वही खा रहा है पूरा, घर में पंखा कूलर जो आपने चला रखे हैं उसी टाइम पे वो एक्स्ट्रा लेंगे लोड ना, यानी आपका घर का लोड दिखाएगा 1 किलोवाट से ऊपर। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर मान लीजिए मीटर जितना कनेक्शन है उससे ज्यादा लोड दिखाएगा तो उसका सरचार्ज ऐड होगा, प्लस पॉइंट। बिजली का बिल मान लो 5 रुपए है तो हो जाएगा 8 रुपए, कमर्शियल में आ जाओगे आप, वो काउंट होगा। फिर आप बोलोगे सर हमें यहाँ तो 1 किलोवाट कनेक्शन बिल ज्यादा आ रहा है, तो चलाइए ठीक है, लेकिन एक टाइम में मत चलाइए। समरसीबल चलाया सब कुछ ऑफ कर दो, सब बंद कर दो, टंकी भर जाए बंद कर दो, फिर चलाओ सब कुछ, ऐसे चलाइए। जो पावर वाली सामान है उनको साथ में मत यूज करिए, आप बिजली का बिल काफी सेव कर लोगे। ये भी रूल है, अगर आपके घर का बिजली का बिल का जो खर्च है वो 100 यूनिट से कम है मंथली, तो बिजली का बिल जो है घर में जो जुड़ेगा ना वो 3 से 4 रुपए पर यूनिट ऐड होगा, 3 से 4 रुपए पर यूनिट। और 200 से ऊपर है तो 6.5 से 8 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर 400 से ऊपर खर्च कर रहे हो महीने में यूनिट तो सीधा 15-16 रुपए पर यूनिट का बिजली का बिल दोगे आप। ये रूल होता है, फिक्स नहीं है। नहीं सोचो कि बिल इतने रुपए पर यूनिट है, हमारा इतना कैसा हो गया। भैया एसी तो मान लो अपने घर से जोड़ दिए, अपने घर में लगवा लिए एसी है, आपके घर में कनेक्शन 1 किलोवाट का है और 1.5 किलोवाट का तुम लगवाए एसी, जब चलाओगे तो इकट्ठा 1.5 किलोवाट खाएगा ना, खाली एसी और कुछ सामान घर में चल रहा है, बल्ब वल्ब जल रहा है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तुम गए पगलाए। बस क्या है, एनर्जी जो वो पर सेकंड में जो खर्च कर रहा था उसकी स्पीड कम होगी, खर्च करने की स्पीड कम होगी, खर्च उतना ही करेगा, वो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हम आपसे कहें आपको दौड़ना है तो यहां से मान लो गेट तक दौड़ के आप 5 मिनट में जा पा रहे हो, और वही बोल दे कि आराम से जाना है तो आप 10 मिनट में जा रहे हो, लेकिन काम तो उतना ही होगा ना। बात है काम की, काम वही करेगा वो, तो इस चीज का ध्यान रखिए, और नहीं तो बिल देने के लिए तैयार रहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको पता चलेगा
₹2.5 से लेके ₹50 तक पर यूनिट का बिजली का बिल मिलेगा। बस वो आपके यूज करने पर है। अच्छा, जैसे अभी हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी जो हैं वो 1 महीने के लिए गए थे बाहर सपरिवार, ठीक, घर में सब कुछ ऑफ कर दिए, सब कुछ बंद था, चले गए, लौट के आए तो घर का बिल ₹450। अब वो परेशान, कंप्लेन किए कि हमारे यहाँ सब कुछ बंद है, बिल कैसे आ गया। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि जितनी ज्यादा लंबी सप्लाई होगी घर की, सब कुछ बंद कर दो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर हैं इनमें करंट क्या ऐसे ही चलेगी, वो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी खपत करेगा। तो जो चले गया ना, उनके घर की सप्लाई बहुत लंबी थी, उसमें खर्च हो गया। सोचिए, महीने का ₹400 का बिजली बिल तो केवल तार खा रहे हैं। अब सोच के देखिए। तो ये भी ध्यान रखना है। ध्यान कहाँ रखना है आपको, जब वायरिंग करवानी है तो बहुत सावधानी से करवाना है, कहाँ पे कौन सा वायर पड़ना है। ये नहीं कि आपको एक बल्ब जलाना है, वहां पे आपने हाई पावर का डाल दिया वायर। अब जो पावर का बल्ब है वहां पता है बल्ब ही जलाना है, वैसा वायर ही लगाइए ना, फालतू में काहे लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खपत करोगे। जहां पे पावर है वहां पावर बोर्ड लगाइए और नहीं तो बिल बढ़ेगा और चार्ज से ज्यादा चार्ज आएगा। तो इस तरह से आप बिजली का बिल निकाल सकते हो घर में। मिटा दें इसको। इधर अब हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है? वैद्युत सेल। सेल जानते हो? सेल मतलब, सेल मतलब तो बेचना भी होता है, सेल मतलब कोशिका भी होती है। अंतर कहाँ है? बेचने वाले सेल की स्पेलिंग और कोशिका वाले की और बैटरी वाले की, उसकी भी CELL। वो सेल का मतलब कोश होता है, कोश। और कोशिका वाला सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता है। सेल को बैटरी कह सकते हैं, लेकिन बैटरी होती है सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी बैटरियों को जोड़, सेलों को जोड़ करके हम लोग बैटरी बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल की बात करेंगे। बताओ सेल क्या होता है? सेल क्या काम करता है? किसको किसमें? AC DC को सेल नहीं बदलेगा भैया। बताओ सेल किसे, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सेल में कौन सी एनर्जी भरी होती है? सेल में क्या भरा होता है? केमिकल होता है, जो भी रहेगा केमिकल रहेगा। तो केमिकल से जो एनर्जी मिलेगी वो केमिकल एनर्जी होगी, तो रासायनिक ऊर्जा होगी। निकलती है वायर में कौन सी आएगी? वैद्युत ऊर्जा। तो सेल क्या काम करेगा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा, है ना। अब बैटरी में क्या होगा? बैटरी में क्या होगा? कहते बैटरी का काम है मोबाइल चार्ज करना। बैटरी में वैद्युत ऊर्जा जाएगी तो कन्वर्ट होगी रासायनिक ऊर्जा।
लेकिन जब करंट लोगे तो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगी वैद्युत ऊर्जा में। यहाँ दो दो ऑप्शन ना, दोनों काम कर रहे हैं, रासायनिक वैद्युत में और वैद्युत रासायनिक में, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, यूज पर, उसको करंट दे रहे हो या करंट ले रहे हो। क्योंकि बैटरियां क्या होती हैं, चार्ज होती हैं, और सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के होंगे, कौन कौन, तीन, तुम तीन प्रकार के सेल बताओ कौन कौन है। अच्छा, दो कौन कौन से होंगे, हैं, प्राथमिक द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, टर्सरी, हाँ तुम तीसरा ले आई हो। ये कौन सा है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, डिफिनेशन पूछे सिंपल सा, बैटरी क्या है, जो रासायनिक को वैद्युत में, और इसका दूसरा और क्या काम है, ये लगातार धारा को प्रवाहित कर सकता है, यानी करंट कहीं पर ब्रेक नहीं होगी इससे, यानी इससे धारा का प्रवाह कैसा होता है, नियमित प्रवाह होता है, बैटरी से धारा का प्रवाह होगा। इसमें करंट कैसे होगी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्लोइंग करंट, करंट का प्रवाह कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और कैसा होगा, रेगुलर होगा, यानी नियमित प्रवाह होगा, रेगुलर फ्लो, नियमित प्रवाह होगा। बैटरी से मिलने वाली धारा लगातार प्रवाहित होती है, कहीं पर ब्रेक नहीं होगी। आप अगर आपसे कोई पूछे सेल क्या होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लगातार करंट को फ्लो कर सके वही सेल है, ऐसे भी बता सकते हो। दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, प्राथमिक, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी, प्राथमिक सेल इनको बोलते हैं शुष्क सेल, शुष्क यानी ड्राई सेल जो होते हैं। एग्जाम्पल बताओ, कहीं देखा है ड्राई सेल, जैसे घड़ी वड़ी में लगाते हैं सेल, घड़ी के सेल, इससे समझ जाओगे कहां कहां पे और यू यूज होता है। द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल, बैटरी है, क्या लैंप, कौन से लैंप, अब तुमको बता दिए एग्जाम्पल, तुम समझना। अच्छा, प्राथमिक सेल और क्या होंगे इनकी, और क्या बात होगी, खास बात, डिस्चार्ज होने के बाद इनको यूज नहीं कर सकते, यानी आफ्टर डिस्चार्ज, हाँ, आफ्टर डिस्चार्ज डिड नॉट चार्ज अगेन, जिनको हम दोबारा चार्ज ना कर सके, हिंदी में कहते हैं निरावेशित, निरावेशित, हाँ, निरावेशित होने पर पुनः, नहीं आवेशित ना हो, प्राथमिक सेल है ना, पुनः आवेशित ना हो, और बैटरी में क्या होगा, बार 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 क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, अगेन एंड अगेन चार्जिंग, इसमें बार बार चार्ज कर सकते हो। और बैटरी क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन क्या होगा,
बैटरी होगी, यानी बहुत सारी बैटरियों को जोड़ करके हम सेल को जोड़ के बैटरी बना सकते हैं। अब कैसे जोड़ोगे, तो जोड़ने के यहां भी तीन तरीके होंगे। हाँ, सेलों को पैरेलल में जोड़ सकते हो, सीरीज में जोड़ सकते हो और मिक्स में जोड़ सकते हो, यानी कुछ सेल पैरेलल में कुछ सेल सीरीज में जोड़ सकते हैं, ऐसा मिक्स्ड क्रम में, तो उनको भी पढ़ना है। हो गया? सिंबल क्या होगा? प्रतीक। ये है सेल। ये है बैटरी, बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस। करंट कैसे इसमें फ्लो होगी? जब बैटरी को यूज करोगे, यूजिंग टाइम, प्रयोग करते समय, और जब चार्ज करोगे तो बैटरी में रिवर्स हो जाएगी, सेल में नहीं होगी। दूसरा ये है, सेल को लगातार चार्ज करते रहने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? सेल के अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? सेल के भीतर बताइए करंट कैसे फ्लो होती है? उनके आयनों के द्वारा प्रवाहित होती है, धन आयन और ऋण आयन, यानी कैटायन और एनायन के द्वारा। इन आयनों के मार्ग में घोल द्वारा जो अवरोध डालते हैं वो कहलाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। जो घोल भरा होता है, जैसे बैटरी में पानी भरता है, पानी भरा होता है ना बैटरियों में, वो क्या काम करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करता है, आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। और इस घोल को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। किस केमिकल का होता है वो? कौन सा एसिड होता है? और H2SO4 भी होता है, लेकिन मिक्स करके नहीं, अलग अलग हो सकता है। नहीं सोचो कि मिक्स करके भरा रहेगा, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब HCl भी भर सकते हो, वो भी भर सकते हो, ये कहने का। हो गया? तो सेल के भीतर जो मटेरियल भरा होगा वो क्या होगा? सेल के भीतर का पदार्थ क्या होगा? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अब ये जो वैद्युत अपघट्य है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यही वैद्युत अपघट्य किसका काम करता है? किसका काम करेगा? आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। आंतरिक प्रतिरोध का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करता है। अब ये रेजिस्टेंस घटता बढ़ता कब है?
सेल को लगातार प्रयोग करते रहोगे तो लगातार यूज करते करते क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एक समय इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट आना बंद हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर जी सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो याद रखना, सेल को लगातार यूज करने पे क्या होगा, लगातार प्रयोग करने पर, इसको भैया स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक। तो लगातार प्रयोग करने पर स्मॉल आर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन कंटिन्यूअस यूजिंग द सेल, स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो क्या होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वैद्युत अपघट्य जो भरा होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका एक कब घटता बढ़ता है, लगातार यूज करोगे तो बढ़ता जाएगा। अब ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन अब उनको कल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं घर पर इसको रिवीजन जरूर करोगे। तो ये उम्मीद ना करिए, बाकी सारी करिए, हैं। तो ठीक है, फिर कल आओगे तो पहले 5 मिनट पूछेंगे फिर, हैं। तो पेपर है तो इसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा।